हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वो है डेक्कन प्लाटू, जिसे हम डेक्कन के पठार भी कहते हैं। दक्कन 422,000 वर्ग किलोमीटर 163,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला एक पठार है और भारतीय प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करता है। एक उल्टे त्रिभुज के आकार का यह पठार उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के उत्तरी किनारों तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो इस क्षेत्र को क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों से अलग करते हैं। यह तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु और केरल के छोटे हिस्सों को छोड़कर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भारतीय राज्यों को कवर करता है। यह पठार लगभग 600 मीटर 2000 फीट की औसत चट्टानी भूमि से चिह्नित है। इसे महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार और तेलंगाना पठार में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम में डेक्कन ट्रैप का निर्माण आग्नेय चट्टानों की कई परतों से हुआ था, जो क्रेटेशियस काल 66 माया के अंत में हुए एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बेसाल्टिक लावा प्रवाह द्वारा बिछाई गई थी। अंतर्निहित बिस्तर में प्रीकैम्ब्रियन युग और गोंडवाना के गठन के दौरान बने ग्रेनाइट और तलछटी चट्टानें शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में से एक है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई बारहमासी नदी प्रणालियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। पठार पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान पर है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। चूंकि पश्चिमी घाट वर्षा वाली हवाओं को रोकते हैं, इसलिए पठारी क्षेत्र तटीय क्षेत्र की तुलना में शुष्क है और इसकी जलवायु अर्धशुष्क है। भारतीय इतिहास में डेक्कन पठार क्षेत्र पर पल्लव, चोल, पांड्य, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल, कदंब, काकतीय और पश्चिमी गंगा जैसे कई साम्राज्यों का शासन था। बाद के मध्ययुगीन युग में निचले पठार पर विजयनगर साम्राज्य का शासन था और ऊपरी हिस्से पर बहमनी साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारियों दक्कन सल्तनतों का शासन था। बाद में इसमें मैसूर साम्राज्य, मराठा संघ और निजाम के प्रभुत्व शामिल थे। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता से पहले यह लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश राज के नियंत्रण में था। 1950 के दशक में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। व्युत्पत्ति। दक्कन शब्द प्राकृत शब्द दक्खन का अंग्रेजीकृत संस्करण है, जो संस्कृत शब्द दक्षिणा से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है दक्षिण। इतिहास। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृतियों से जुड़े राख के टीले 8000 ईसा पूर्व के हैं। 1000 ईसा पूर्व की शुरुआत में लौह प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में फैल गई, हालांकि भूवैज्ञानिक साक्ष्य लौह युग से पहले अस्तित्व में एक पूरी तरह से विकसित कांस्य युग की ओर इशारा नहीं करते हैं। कम से कम पहली शताब्दी ईसा पूर्व से यह क्षेत्र सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था और भूमध्य सागर और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार में शामिल था। 14वीं शताब्दी ईपू में दक्कन का मानचित्र। मदुरै के पांड्य, तंजावुर के चोल, कोझिकोड के ज़मोरिन, अमरावती के सातवाहन, कांची के पल्लव, बनवासी के कदंब, कोलार के पश्चिमी गंगा, मान्यखेता के राष्ट्रकूट, बादामी के चालुक्य, बेलूर के होयसल और ओरुगल्लू के काकतीय जैसे कई राजवंशों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईपू तक इस क्षेत्र पर शासन किया। मध्य युग के उत्तरार्ध में विजयनगर साम्राज्य ने पठारी क्षेत्र के अधिकांश दक्षिणी भाग पर विजय प्राप्त की। ऊपरी भाग पर बहमनी साम्राज्य का शासन था और बाद में इसके उत्तराधिकारियों दक्कन सल्तनतों का। यूरोपीय लोग 15वीं शताब्दी में यहां आए और 18वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांसीसी और ब्रिटिश इस क्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण के लिए एक लंबे संघर्ष में शामिल थे। छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था।
18वीं शताब्दी ई के उत्तरार्ध में मैसूर साम्राज्य की हार और 1806 ई में वेल्लोर विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर अपनी शक्ति मजबूत कर ली। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इस क्षेत्र को मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हैदराबाद राज्य और मैसूर के बीच विभाजित किया गया था। इस क्षेत्र ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा 4 राज्यों बॉम्बे राज्य, हैदराबाद राज्य, मद्रास राज्य और मैसूर राज्य में संगठित हो गया। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों का निर्माण हुआ। 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया। भूविज्ञान क्षेत्र की स्थलाकृति। डेक्कन ट्रैप क्रेटेशियस युग 66 माया में लावा प्रवाह द्वारा निर्मित हुए थे। डेक्कन पठार भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूमि संरचनाओं में से एक है। यह पठार लगभग 60 फीट की औसत ऊंचाई वाले चट्टानी भूभाग से चिह्नित है। 0 मीटर 2000 फीट से अधिक की मोटाई वाले डेक्कन ट्रैप में आग्नेय चट्टानों की कई परतें हैं। ये चट्टानें बेसाल्टिक लावा प्रवाह द्वारा बिछाई गई थीं, जो एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी की पपड़ी के अंदर से निकली थी। विस्फोट की घटना क्रेटेशियस अवधि 66 माया के अंत के दौरान हुई थी और यह भूमि पर अब तक दर्ज किया गया दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी घटना ने वायुमंडल में बड़ी मात्रा में राख, धूल और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी होगी। रिलीज ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया होगा, जिसके परिणामस्वरूप तापमान कम हो गया होगा और पृथ्वी पर बड़े जलवायु परिवर्तन हुए होंगे। विस्फोट के परिणामस्वरूप वायुमंडल में सल्फर, क्लोरीन और अन्य जहरीली गैसों का उच्च स्तर हो गया होगा। शोधकर्ताओं का तर्क है कि ज्वालामुखी घटना ने डायनासोर सहित कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दिया होगा। ज्वालामुखीय जमा 500,000 वर्ग किलोमीटर 190,000 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र में फैले हैं, जो पड़ोसी केंद्रीय हाईलैंड्स को घेरे हुए हैं। जमा में जमाव के समय और स्तर के आधार पर 3 उपसमूह शामिल हैं। लावा जमा के नीचे ग्रेनाइट और तलछटी चट्टानें हैं, जो प्रीकैम्ब्रियन युग और गोंडवानालैंड के निर्माण के दौरान बनी थी। इंडोगंगा का मैदान कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों पर टिका है, जो हिमालय क्षेत्र को पठारी क्षेत्र से जोड़ते हैं। ग्रेनाइट के अलावा इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गनीस और शिस्ट जैसी मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। दक्कन का पठार क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला और अभ्रक जैसे खनिज भंडारों से समृद्ध है। इस क्षेत्र से कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का भी खनन किया गया है। 21वीं सदी में इस क्षेत्र में बड़े यूरेनियम भंडार की खोज की गई है। पठार के अलग अलग उपक्षेत्रों का निर्माण करने वाली 2 प्रमुख मिट्टी के प्रकार हैं। आग्नेय बेसाल्टिक चट्टान वाले अधिकांश क्षेत्र में काली मिट्टी है। इन मिट्टी में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, नमी बरकरार रहती है और ये मिट्टी कटाव के प्रति प्रतिरोधी होती है, लेकिन शुष्क मौसम में इनमें दरारें पड़ जाती हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी इलाके में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गनीस पेनेप्लेन क्षेत्र में बंजर लाल मिट्टी होती है। भूगोल। भारत के क्षेत्र विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे दक्कन के पठार को दर्शाते हैं। इतिहासकारों ने विभिन्न समय अवधियों में दक्कन शब्द का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। फ्रिश्ता 16वीं सदी, R.G. भंडारकर 1920 और रिचर्ड ईटन 2005 भाषाई आधार पर इस क्षेत्र का सीमांकन करते हैं। K.M. पणिक्कर 1969 इसे विंध्य के दक्षिण में संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप के रूप में परिभाषित करते हैं। स्टीवर्ट गॉर्डन 1998
ने लिखा है कि डेक्कन एक संबंधपरक शब्द है और ऐतिहासिक रूप से डेक्कन की सीमा ताप्ती नदी से गोदावरी नदी तक फैली हुई है, जो उत्तरी साम्राज्यों की दक्षिणी सीमा पर निर्भर करती है, और इसका उपयोग भारत के उत्तर आधारित साम्राज्य की दक्षिणी सीमा से परे के क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने वर्षा, वनस्पति या मिट्टी के प्रकार जैसे विभिन्न भौतिक विशेषताओं और सूचकांकों का उपयोग करके डेक्कन क्षेत्र की सीमा को परिभाषित किया है। एक व्यापक भौगोलिक परिभाषा के अनुसार इस क्षेत्र में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार शामिल हैं, जो उत्तर में विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा चिह्नित हैं। डेक्कन एक पठारी क्षेत्र है जो 422,000 वर्ग किलोमीटर 163,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारतीय प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करता है। यह एक उल्टे त्रिभुज के आकार का है, जिसकी ऊपरी सीमा विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला के पास नर्मदा नदी बेसिन पर और निचली सीमा दक्षिण में तमिलनाडु के उत्तरी किनारे पर है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो इस क्षेत्र को क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों से अलग करते हैं। यह तटीय क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भारतीय राज्यों और तमिलनाडु और केरल के छोटे हिस्सों को कवर करता है। पठार का पश्चिमी भाग पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान वाला ऊंचा है। इसे महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार और तेलंगाना पठार में विभाजित किया गया है। हाइड्रोग्राफी और जलवायु। पठार के अंदरूनी हिस्से में कम वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाला औसत वर्षा मानचित्र। डेक्कन भारत के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में से एक है, जो कई बारहमासी नदियों को पानी देता है। पश्चिमी घाट में उत्पन्न होने वाली प्रमुख नदी प्रणालियां गोदावरी, कावेरी और कृष्णा हैं। अधिकांश नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर तीव्र ढाल के कारण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, केवल छोटी धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं। धाराएं और नदियां क्षेत्र में कई झरनों को जन्म देती हैं। नदियों को पनबिजली और सिंचाई उद्देश्यों के लिए बांध दिया गया है, जिसमें प्रमुख जलाशय पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में काफी हद तक अर्धशुष्क जलवायु और अधिकांश अन्य क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अप्रैल से मई के गर्मियों के महीने शुष्क और गर्म होते हैं और अधिकतम तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक हो जाता है। अप्रैल से मई के 9वें हिस्से में दक्कन पठार के अंदरूनी हिस्से में गर्मी बढ़ती है, जो समुद्र से हवा खींचती है। हवा, जो रास्ते में नमी उठाती है और अरब सागर से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिमी घाटों द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ऊपर उठती हवा ठंडी हो जाती है और पश्चिमी तट पर भूगर्भीय वर्षा लाती है, जो जून में मानसून के मौसम की शुरुआत का संकेत देती है। जब तक हवा पहाड़ों से ऊपर उठती है, तब तक यह शुष्क हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दक्कन पठार के अंदरूनी हिस्से की ओर हवा के विपरीत दिशा में बहुत कम वर्षा वाला एक वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता है। प्रायद्वीप को घेरने वाली और बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर बढ़ने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वी घाटों से गुजरती हैं और पठार के पूर्वी क्षेत्र में कुछ वर्षा लाती हैं। इस क्षेत्र में जुलाई से सितंबर के महीनों के दौरान अधिकांश वर्षा होती है और बारिश नदियों को पानी देती है, जो बेसिनों में बहती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वनस्पति और जीव। इस क्षेत्र में पौधों और जानवरों की व्यापक विविधता है, जो इसकी विविध जलवायु और भूगोल के कारण है। पठार के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले शुष्क पर्णपाती वनों के साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियां आम हैं। इस क्षेत्र के वुडलैंड्स हिमालय से भी पुराने हैं। पठार का मध्य भाग हार्डविकिया, सागौन, सिरिस, एक्सलवुड, बोसवेलिया और बबूल जैसे पेड़ों से बने वुडलैंड्स से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में लुप्तप्राय बंगाल बाघों और भारतीय हाथियों की महत्वपूर्ण आबादी है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य स्तनधारियों में गौर, काला हिरण, चिंकारा, 4 सींग वाला मृग, जंगली भैंसा और भारतीय जंगली कुत्ता शामिल हैं। जनसांख्यिकी।
भारत का जनसंख्या घनत्व मानचित्र, जिसमें विरल आबादी वाला आंतरिक भाग दिखाया गया है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भाषाई समूह द्रविड़ भाषा परिवार है, जिसमें लगभग 73 भाषाएं हैं। तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले तेलुगु और कन्नड़ लोग मध्य क्षेत्र में प्रमुख जनसांख्यिकीय समूह बनाते हैं। तमिल और मलयाली पठार के दक्षिणी छोर का हिस्सा बनाते हैं। मराठी लोग, जो मराठी, एक इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं, पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में बहुमत बनाते हैं। क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। दक्कनी उर्दू, उर्दू की एक क्षेत्रीय बोली है जो मुसलमानों द्वारा बोली जाती है। क्षेत्र में प्रागैतिहासिक धर्म के साक्ष्य नृत्य और अनुष्ठानों को दर्शाने वाले बिखरे हुए मेसोलिथिक शैल चित्रों से आते हैं, जैसे कि पाषाण युग के स्थलों पर पूर्वी कर्नाटक के कुपगल पेट्रोग्लिफ्स। हिंदू धर्म आज इस क्षेत्र का प्रमुख धर्म है। क्षेत्र में कुल प्रजनन दर जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर से कम थी और परिणामस्वरूप पिछले 4 दशकों में भारत की कुल जनसंख्या में क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात कम हो गया है। पिछले 3 दशकों में इस क्षेत्र के राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि राज्यों ने कुछ सामाजिक आर्थिक मापदंडों में सुधार किया है। क्षेत्र के भीतर व्यापक असमानता है। अर्थव्यवस्था। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि अक्सर कठिन होती है, जिसके लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जबकि नदी घाटियों में यह अधिक व्यवहार्य है। कृषि अभी भी इस क्षेत्र का प्राथमिक व्यवसाय है। चावल इस क्षेत्र का मुख्य भोजन और प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गन्ना, केला, कपास, हल्दी, बाजरा, दालें और मसाले शामिल हैं। शहरी केंद्र भारतीय और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इन केंद्रों की उपस्थिति ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और देश के अन्य हिस्सों से विदेशी निवेश और नौकरी चाहने वालों को आकर्षित किया है। विनिर्माण और वस्त्र क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योग हैं। संस्कृति। क्षेत्र में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए परिभाषित अनुसार यह क्षेत्र पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रों के दायरे में आता है। महिलाएं पारंपरिक रूप से साड़ी पहनती हैं, एक ऐसा परिधान जिसमें 5 गज 4.6 मीटर से लेकर 9 गज 8.2 मीटर तक की लंबाई और 2 फीट 0.61 मीटर से लेकर 4 फीट 1.2 मीटर तक की चौड़ाई होती है, जिसे आमतौर पर कमर के चारों ओर लपेटा जाता है, जिसका एक छोर कंधे पर लपेटा जाता है, जिससे कमर का मध्य भाग दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय दर्शन के अनुसार नाभि को जीवन और रचनात्मकता का स्रोत माना जाता है। पुरुष धोती पहनते हैं, जो 4.5 मीटर 15 फीट लंबा बिना सिले कपड़े का सफेद आयताकार टुकड़ा होता है, जिस पर अक्सर चमकीले रंग की धारियां होती हैं। इसे आमतौर पर कमर और पैरों के चारों ओर लपेटा जाता है और कमर पर गांठ लगाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में पुरुषों की पोशाक का सबसे आम रूप रंगीन लुंगी है, जिसमें विशिष्ट बाटिक पैटर्न है। शहरी क्षेत्रों में लोग आमतौर पर सिलवाया हुआ कपड़ा पहनते हैं और पश्चिमी पोशाक लोकप्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़के और लड़कियां दोनों ही स्कूलों में पश्चिमी शैली की स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। इस क्षेत्र में पारंपरिक मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। पारंपरिक तरीका। भोजन करने की विधि में केले के पत्ते पर परोसे गए भोजन को दाहिने हाथ से खाना शामिल है। चावल इस क्षेत्र के भोजन का मुख्य भोजन है। बाजरे से बनी भाकरी और दाल के साथ परोसी जाने वाली गेहूं की रोटी या चपाती इस क्षेत्र के उत्तरी और पश्चिमी भागों में लोकप्रिय है। नाश्ते में सांभर और चटनी के साथ परोसी जाने वाली इडली और डोसा और दोपहर के भोजन में सांभर और रसम के साथ परोसे जाने वाले चावल इस क्षेत्र के पूर्वी और दक्षिणी भागों में लोकप्रिय हैं। हैदराबादी व्यंजन अपनी बिरयानी के लिए लोकप्रिय हैं। द्रविडियन, बाएं, वेसरा, बीच में
और नागर वास्तुकला। यह क्षेत्र कुचिपुड़ी, लावनी, यक्षगान और भरतनाट्यम जैसे विभिन्न संगीत और नृत्य रूपों का घर है। रॉक वास्तुकला की 3 अलग अलग शैलियां हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की द्रविड़ शैली, कर्नाटक, तेलंगाना की वेसर शैली और महाराष्ट्र की नागर शैली। द्रविड़ वास्तुकला में मंदिर बड़े गेट पिरामिड या गोपुरम से बने होते हैं, जो मंदिर के चारों ओर बड़े स्तंभों वाले हॉल से घिरे होते हैं। विमानम मंदिर के गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह पर निर्मित समान संरचनाएं हैं, लेकिन आमतौर पर द्रविड़ वास्तुकला में गोपुरम से छोटी होती हैं। नागर शैली में मंदिरों में एक या एक से अधिक शिखर होते थे, जो विमानों के समान मीनारें होती हैं। वेसर शैली इन दोनों स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। परिवहन। जनसंख्या घनत्व के साथ राजमार्ग वितरण। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों से बना एक व्यापक सड़क नेटवर्क है। देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। सार्वजनिक बस सेवाएं ज्यादातर राज्य द्वारा संचालित परिवहन निगमों द्वारा प्रदान की जाती हैं। मद्रास रेलवे की स्थापना 1845 में हुई थी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को 1849 में शामिल किया गया था। मद्रास में रॉयपुरम और अर्काट के बीच दक्षिण में पहली मुख्य लाइन का निर्माण 1853 में शुरू हुआ, जो 1 जुलाई 1856 को चालू हुआ। 1879 में निजाम की गारंटीकृत राज्य रेलवे की स्थापना की गई, जिसने तत्कालीन हैदराबाद राज्य में रेलवे लाइनें बनाईं और मैसूर राज्य में मद्रास रेलवे का विस्तार करने के लिए मैसूर राज्य रेलवे की स्थापना की गई। 1880 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने मद्रास से निकलने वाला रेलवे नेटवर्क बनाया। मद्रास और दक्षिणी महराट्टा रेलवे की स्थापना 1 जनवरी 1908 को मद्रास रेलवे और दक्षिणी महराट्टा रेलवे को मिलाकर की गई थी। 1950 में देश भर में लगभग 42 अलग अलग रेलवे कंपनियां थीं, जिन्हें चरणों में मिलाकर भारतीय रेलवे नामक एक इकाई बनाई गई। 14 अप्रैल 1951 को मद्रास और दक्षिणी महराट्टा रेलवे, दक्षिण भारतीय रेलवे और मैसूर राज्य रेलवे को मिलाकर दक्षिणी रेलवे बनाया गया, जो भारतीय रेलवे का पहला जोन था। पश्चिमी की स्थापना 5 नवंबर 1951 को, दक्षिण मध्य जोन 2 अक्टूबर 1966 को और दक्षिण पश्चिमी जोन 1 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। अधिकांश क्षेत्र इन 4 जोन द्वारा कवर किया गया है। इस क्षेत्र में हवाई परिवहन 1910 के दशक के अंत में शुरू हुआ और वाणिज्यिक सेवाएं 1930 के दशक में शुरू हुईं। इस क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दक्षिणी क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल हैं और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र राज्य की सेवा करता है। दक्षिणी क्षेत्र भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के दायरे में आता है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आता है।